देखो भाई, तो हमने बताया कि जो मादा का प्रजनन काल होता है ह्यूमन में, वो 180 दिन से लेके 330 दिन का हो सकता है। मतलब जो गर्भ काल होगा वो 6 महीने से लेके 11 महीने तक वेरी करता है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें हम बताई दी थी तुम लोग को कि अगर नाइट्रेट की मात्रा जल में बढ़ जाए ज़्यादा तो बच्चे में सेप्टम वॉल विकसित नहीं होती, जिस वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि सेप्टम वॉल अलग करती है बाएं पार्ट से दाएं पार्ट को, क्योंकि बाएं पार्ट में शुद्ध रुधिर होता है और दाएं पार्ट में अशुद्ध, ठीक है। दूसरी बात ने बताई थी कि अगर, तो इससे हो क्या जाएगा, अगर माता नाइट्रेट युक्त पानी का सेवन करेगी तो उससे सेप्टम वॉल डेवलप नहीं होगी, और अगर सेप्टम वॉल डेवलप नहीं होगी तो बच्चे को ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पूरे शरीर में अशुद्ध रुधिर का फ्लो होता है। दूसरा बताया था कि अगर जिस पानी का सेवन कर रहे हैं उसमें नाइट्रेट तो बता दिया है ना, Hg की मात्रा ज़्यादा हो, मरकरी की, तो उसको मिनामाता डिसीज हो जाती है। मिनामाता जापान में एक लेक है, वहाँ के पानी सेवन करने से बीमारी फैली है, ठीक है। तीसरा बताया कि अगर वाटर में कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो उससे इटाई डिसीज हो जाती है। मिनामाता डिसीज़ में उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और इटाई डिसीज़ में जो कैडमियम के बढ़ने से होती है उसमें क्या होता है, उसमें पसलियाँ जो होती हैं गलने लगती हैं, हड्डियाँ गलने लगती हैं धीमे धीमे, और शरीर बेंड हो जाता है, ठीक है। फिगर अपना चेक कर सकते हो, घर में एक बार जरूर देखा करो। फिर अगर हम तुमसे कहें कि कैडमियम का और क्या प्रयोग है दूसरे, जानते हो? कैडमियम की छड़ों का प्रयोग करते हैं काय में, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं कि नहीं करते हैं, जिससे हम जो नाभिकीय विखंडन है उसको नियंत्रित कर सकें, है ना, न्यूक्लियर फिजन जो होता है उसको नियंत्रित कर सकें, जिससे नियंत्रित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो, है ना। तो अधिकतर जो अधिक न्यूट्रॉनों की मात्रा होती है वो कैडमियम की छड़ों से उनको अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे संतुलित स्थिति में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, ठीक है ना, उससे बिजली उत्पन्न होती है। अच्छा, किसी को पता है कि नाभिकीय विखंडन जिस जगह कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, बोलते हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ बिजलियाँ बनती हैं नाभिकीय ऊर्जा से। और जिस छोटे से कक्ष में वो हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं कि नहीं। ये बताओ, इंडिया में सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा बना था, क्या नाम था उसका, ध्यान कर लो, नाम क्या था, अप्सरा, क्या नाम था। हाँ, तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है, अप्सरा, ध्यान रखोगे, भूलोगे तो नहीं। तो यहाँ तक ने बता दिया सभी को पिछली क्लास में ही, ठीक है, तो उसको नोट कर लेना, पॉज करो। तो नोट कर लिया सभी ने, वो जो ने पॉइंट्स बताए थे वो स्पर्म और ओवन वाले वो नोट कर लिए थे, ठीक है। आगे देखो भाई, नहीं किया तो हम बोल देंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो पहले, ठीक है। तो ECG, EEG, इनको जानते हो? दो, क्या होता है कि जब कोई पेशेंट अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, आईसीयू वगैरह में एडमिट कराया जाता है, तो तुरंत तुमने देखा होगा कि एक डिवाइस रखते हैं, जो डिवाइस उसके हृदय की धड़कनों को मेजर करती है। इस तरह से चलती है कि नहीं, क्यों भाई, ऐसे चलती नहीं चलती क्या? तो जो डिवाइस उसके हृदय की धड़कनों को मेजर करती है उसको बोलते हैं ECG। और ये जो ग्राफ खींच रहा है इस तरह का, इसको ग्राफ भी बोलते हैं। तो जो डिवाइस जो होती है, इसको जो हार्ट रेट को मेजर करने वाली, ये ग्राफ खींचने वाली, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। और जो ये लाइनें खींच रही हैं ये एक ग्राफन है ना, ग्राफी नहीं है,
लिखने की चीज़ को क्या बोलते हैं, लिखने की कला को क्या बोलते हैं, ग्राफी। जैसे फोटो खींचने वाले को क्या बोलते हैं, फोटोग्राफर। मैप को खींचने वाले को क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्योंकि कार्टो माने मैप होता है, तो कार्टोग्राफर मतलब मानचित्र खींचने वाला। समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे ही ये कार्डियोग्राम क्या कर रहा है, ये ग्राफ खींच रहा है ना, इसलिए इस विधि को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और जो डिवाइस ऐसा कर रही है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक। ऐसे जो ईईजी होता है, तो ईईजी होती है ब्रेन की, ये हार्ट की होती है, और ये किसकी होती है, ब्रेन की। तो ब्रेन की होती है ईईजी। ईईजी बोले तो इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी। ठीक है ना। और जो डिवाइस ऐसा करती है उसको इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम बोलते हैं। यहां तक किसी कोई समस्या। ब्रेन से रिलेटेड जब पढ़ेंगे हम लोग, मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसको फिर से पढ़ लेंगे। फिलहाल हार्ट पे रहते हैं। ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जो हार्ट के जो कर्व्स हम ड्रॉ करते हैं कागज पे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और जो डिवाइस ऐसा करती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। तुमने देखा होगा, लगी रहती है अस्पताल वगैरह में। देखा कभी किसी ने, फिल्म वगैरह में जरूर देखा होगा। देखा है ना। समझ में आया सभी को। अच्छा, एक चीज और कि अब जब तुम इस ग्राफ को देखते हो, ये जो ग्राफ तुम देख रहे हो, इसकी जो वेव्स हैं ये किस तरह से, ये साइन का ग्राफ जैसा नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है, साइन का ग्राफ। इसलिए ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल वेव्स। इन वेव्स को क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल वेव्स। अच्छा, ये साइनोसॉइडल वेव्स तो होती हैं क्योंकि साइन से बनी, इसलिए साइनोसॉइडल या सिनुसॉइडल वेव्स। यहां तक किसी कोई दिक्कत। इन वेव्स को कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनुसॉइडल वेव्स। अब इसका हार्ट से क्या मतलब है। अगर ये डिवाइस तुम्हारी हार्ट में अगर इस तरह से इन वेव्स को अगर मेजर कर सकती है, इसका मतलब हार्ट से इन वेव्स का संचरण होता है। समझ रहे हो कि नहीं। हमेशा ध्यान रखो कि बॉडी में भी एक करंट का फ्लो होता है, और वो करंट हमेशा कैसा होता है, एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना। ये जो तुम्हें ग्राफ दिख रहा है ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ही तो ग्राफ है, साइन वेव्स के फॉर्म में, इसलिए सिनुसॉइडल बोलते हैं इसको, सिनुसॉइडल वेव्स। ठीक। तो जैसे ही तुम्हारा एसी करंट फैल, मतलब शरीर में संचरित होना बंद हो जाता है, तुरंत ये चेंज किस में हो जाएगा, डीसी में। और क्या हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ तक किसी की बात समझ दिक्कत हो, समझ में आ रहा सभी को। जल्दी से पहले इसको लिख लो जल्दी से, है ना, इसको हम रफ कर दे रहे हैं क्योंकि सभी नोट कर लिया। चलो अब देखो जरा, देखो क्या होता है। जो ह्यूमन हार्ट होता है, हम थोड़ा सा बनाएंगे। ये हमारा रहा राइट एट्रियम। ठीक है। ये रहा तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम। ये रहा राइट वेंट्रिकुलर, ठीक ना, वेंट्रिकल सॉरी। और ये रहा तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से होता है। यहाँ पे तुम्हारी हो जाएगी एक वेन हो गई है, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं रश्मि, महाशिराएं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेना कैवा। और यहाँ से क्या ऐड होती है ना, आयोर्टा, अर्थात महाधमनी। ठीक है। ये हमने बता दिया था ना। बोलो मेरी बात समझ में आ रही सभी की नहीं। ये तुम देख रहे हो ना, ये पार्ट, इसी को हम सेप्टम वॉल बोलते हैं। ठीक है। फिलहाल इसकी बात छोड़ते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं पहले भी। हार्ट में एक पेस मेकर लगा होता है। क्या लगा होता है, पेस मेकर, जो हार्ट में ऑन कर दिया ना, जो हार्ट में ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्लो कराता है। ठीक है ना। अब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है तो एक सिरे से दूसरे सिरे पे होता है ना। तो यहां पर एक सिरा होता है इसका, एक इस तरह से पार्ट होता है। ठीक है ना, यहां से मिला हुआ होता है।
ठीक है ना। पूरे में ऐसा फ्लो होता है और यहाँ तक ये ऐड होता है। जो पार्ट ये वाला जो पार्ट होता है जो राइट एट्रियम से जुड़ा होता है, इसको हम एसे नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसे नोड। इंग्लिश में बोलेंगे, पूरा नाम क्या है इसका? साइनो ऑरिकल, या बाकी लिख लेना है साइनो ऑरिकल नोड। और जो दूसरा जो नोड होता है जो वेंट्रिकल पार्ट में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एवी नोड। क्या बोलते हैं? एवी नोड, अर्थात एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। नोड लिख लेना। तो कुल मिला के इधर से लेके इधर की ओर फ्लो होता रहता है ऑल्टरनेटिंग करंट का। यहां से ऐसे नोड से एवी नोड की ओर ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। और हृदय की धड़कन चलती रहती है लगातार। इस काम किसका है? पेस मेकर का। ये क्या है? पेस मेकर। लेकिन मान लो किसी स्थिति में ये पेस मेकर खराब हो जाए, किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में धीमे धीमे पेस मेकर खराब हो जाता है। अब पेस मेकर जैसे खराब हो जाता है, मेरा समझ रहे हो कि नहीं? तो जैसे पेस मेकर खराब होगा तो हृदय संकुचन करना बंद कर देगा। अगर संकुचन करना बंद कर देगा तो हृदय चला जाएगा रेस्ट की पोजीशन में। किसमें चला जाएगा? रेस्ट में। और हो क्या जाएगा तुम्हें? कार्डियक अरेस्ट। क्या हो जाएगा? कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? हृदयाघात। समझ रहे हो कि नहीं? क्या बोलते हैं? हृदयाघात या कार्डियक अरेस्ट। तो जैसे ही हार्ट रेस्ट की पोजीशन में जाता है, दैट मीन्स वो पेस करना बंद कर देता है, उसमें करंट का फ्लो बंद हो जाता है। करंट का फ्लो बंद तो हार्ट का धड़कना बंद, हार्ट का धड़कना बंद तो शुद्ध और अशुद्ध हृदय का आना जाना बंद। अगर वही बंद हो गया तो हार्ट चला जाएगा रेस्ट में और व्यक्ति क्या हो जाएगा? कार्डियक अरेस्ट या हृदयाघात। ठीक है ना, पहला जो अटैक होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? जब हार्ट रेस्ट में चला जाए उस बीमारी को हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ARREST। ठीक है ना, अर्थात हृदयाघात। अब मान लो धीमे धीमे कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का समय के साथ साथ किसी का जो पेस मेकर है, ये नेचुरल पेस मेकर जो हार्ट में होता है, ठीक है ना, ये पेस मेकर में दो नोड होते हैं, एक ऐसे और एवी नोड। ठीक है ना, ऐसे से एवी नोड की ओर ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा फ्लो होता रहता है। ठीक है, हृदय में एक इलेक्ट्रिसिटी का संचार होता है। अब ये नहीं कि तुम उससे कुछ भी जनरेटर चार्ज कर दो जाके निकाल के, ऐसा नहीं होता है, लेकिन करंट तो होता ही है। ठीक है ना। तो डॉक्टर क्या करते हैं, मान लो जब ये नेचुरल पेस मेकर खराब हो जाता है तो एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं। इस तरह की डिवाइस होती है। ठीक है ना। ये पेस मेकर वो एक एवी नोड से जोड़ देंगे, ऐसे नोड से, और दूसरा एवी नोड से जोड़ देंगे। और हृदय में कहीं छोटा सा होता है बिल्कुल, उसको अंदर ही फिट कर दिया जाता है। ये थोड़ी ना कि कहीं भी इसको ये बाहर नहीं निकला रहता है, ये कहाँ अंदर ही फिट कर दिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसकी खुद की भी एक लाइफ होती है, इसमें एक बैटरी पड़ी होती है। बैटरी कैसी होती? लिथियम आयन बैटरी होती है इसमें। क्या होती? लिथियम आयन बैटरी, जो तुम्हारे फोन में लगी होती है। फोन में कौन सी बैटरी होती? लिथियम आयन। अब ये अलग अलग प्रकार के पेस मेकर मार्केट में आते हैं। ठीक है ना, सस्ते भी होते हैं, महंगे भी होते हैं। कोई हो सकता है किसी की बैटरी की लाइफ 5-6 साल तक हो, किसी की 10 साल तक हो। ये थोड़ी ना कि जब ये बैटरी डाउन हो जाएगी तो फिर हम जाएंगे डॉक्टर पास चार्ज करवा लेंगे उसको, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ये चार्ज नहीं होती है, तुम डिस्चार्ज हो जाओगे। ठीक है ना, ये चेंज होती है। फिर जैसे जैसे बैटरी में समस्या आती है धीमे धीमे, काफ़ी समय होता है। ठीक है ना, तो उसके बाद इसको दोबारा फिर चेंज करवा लिया जाता है। एकदम खराब होगी नहीं, एकदम खराब क्यों होगी भाई? 5 लाख रुपए दे रहे हो, एकदम खराब हो जाएगी तुम्हारी बैटरी? तो ये कोई मोबाइल थोड़ी ना है। इसमें होता ही कैसे, बैटरी ही तो होती है। इसमें ना डिस्प्ले लगा हुआ है कोई, या कनेक्शन चला जाएगा, या इंटरनेट नहीं चलेगा तो हम बैटरी चेंज करवा लेंगे, या बैटरी फूल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, तभी उतना महंगा आता है। फिर तो ऐसे कोई जीने की संभावना नहीं किसी के, अगर तुम यही कह दो ये चीज़ खराब हो जाएगी। मान लो तुमने ब्लड प्रेशर चेक करवाया, वो मशीन है खराब, तुम्हारा सही हो कहते बढ़ रहा है, तुमने नमक खिलाना चालू कर दे, तुम खाए पड़ी हो नमक रात भर, हैं तुम नमक खाती रही रात भर, तो क्या होगा? शरीर में दिक्कत हो जाएगी।
है ना, HCl की मात्रा बढ़ जाएगी स्टमक में, दिक्कत नहीं होगी, एसिडिटी हो जाएगी तुम्हें उससे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ भी हो जाए, सब कुछ सेट है सिस्टम। तो ऐसा आर्टिफिशियल पेसमेकर अलग अलग वैल्यू का ये इसको हार्ट के पास लगा दिया जाता है, जिससे करंट का फ्लो होता रहता है और व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट मतलब हृदयाघात नहीं होता। ठीक है ना, एकदम झटका लगता है जैसे बंद होता है, करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, शरीर आदमी का रुक जाएगा, बंद हो जाएंगी सांसें उसकी। मेरी बात समझ आई सभी की नहीं? यहाँ तक किसी कोई समस्या आ रही हो, अब कुछ रह गया हो, नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो। बाल खराब है अभी थोड़े, बंद कर दो उसको। तो यहाँ तक सभी नोट कर लिया ना, पूरी प्रोसेस समझ में आ गई है कि जो नेचुरल पेस मेकर होता है वो दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होता है। 2 नोड होते हैं, एक ऐसे और एक ए बी। हार्ट में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है। हार्ट में कौन सी करंट फ्लो होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना, ऐसे नोड बोले तो साइनो ऑरिकल या साइनो एट्रिकल मोड। ए बी नोड का मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है ना, ऐसे से ए बी नोड की ओर अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होता है। मान लो ये फ्लो होना बंद हो जाए, पेसमेकर खराब हो जाए, तो हार्ट चला जाएगा रेस्ट की पोजीशन में, और ऐसी स्थिति क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट। इसी वजह से डॉक्टर पेसमेकर एक लगा देता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर। इसकी कुछ एक बैटरी की क्षमता होती है, 5 साल 10 साल 15 साल, जितने समय वाली लगवाओगे उतने समय तक ये चलती। ठीक है ना। अब हार्ट में जो वेव्स चलती रहती हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में, वो साइन वेव्स होती हैं, उनका फुल फॉर्म सिनुसॉइडल वेव्स बोलते हैं उनको। ठीक है ना, इसके बारे में कल हम तुम लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है ना, या अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, मिलते हैं, चलो। देखो आगे बढ़ते हैं कल के टॉपिक से। ठीक है, तो हमने बताया था कि हार्ट में जो करंट फ्लो होता है वो ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में फ्लो होता है, दैट मीन्स अल्टरनेट करंट फ्लो होता है, और उसकी जो वेव्स होती हैं वो साइन के फॉर्म में होती हैं, साइन के कर्व के रूप में होती हैं, और इसी वजह से उनको सिनुसॉइडल वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनुसॉइडल वेव्स। अच्छा, इन वेव्स की प्रवृत्ति कैसी होती है? जैसे हम ग्राफ पे अगर ड्रॉ करते हैं साइन वेव्स को, तो ऐसे चलता है साइन वेव का ग्राफ। क्यों क्यों भाई? चलता है कि नहीं चलता है? और इस तरह से बढ़ता रहता है। तो होता क्या है कि ज़्यादा हो गया क्या? कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से ग्राफ चलता है इनका, मतलब जो मेन लाइन होती है, सेंटर लाइन जो होती है, उससे इधर इस तरह से ऐसे चलती रहती है। साइन कर्व ऐसे चलती है ना, साइन का पता कर लेते हो ना, एक चक्र कब कंप्लीट होता है? यहाँ पे 0 डिग्री का फॉर्म होता है ना, साइन 0 पे 0, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है कि नहीं? फिर 180 डिग्री पे, उसके बाद 180 से 360, मतलब यहाँ तक जब पहुँच जाता है तो ऑल्टरनेटिंग करंट का एक फ्लो, एक साइकिल कंप्लीट होता है कि नहीं होता? समझ आ गई बात? यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड साइकिल, ऐसे यहाँ पे कैरी ऑन होता रहता है। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब हार्ट में ब्लड भर जाता है, हार्ट में ब्लड भर जाता है, कितना ब्लड भरता है एक बार में? 70 से 80 ml, बताया था कि नहीं? तो जब हार्ट में ब्लड भर जाएगा तो हार्ट फैलेगा, फूलेगा कि नहीं? बोलो, फूलेगा कि नहीं फूलेगा? तो जब फूलेगा वो हार्ट, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? सबसे ज़्यादा दबाव होता है हार्ट पे, होता है कि फूलता है? ये जो पॉइंट होता है जब सबसे ज़्यादा हार्ट फूला होता है, उसको बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है ना। और जब सबसे ज़्यादा पिचका होता है, मतलब ब्लड निकल जाता है उससे, होता तो है कुछ मात्रा में, लेकिन जितना पंप कर देता है वो, तो उसके बाद वो दब जाता है। तो उसका सबसे जो लो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। मेरी बात समझ में आ रही सभी की नहीं? इसको बोलेंगे क्रस्ट और इसको बोलेंगे थ्रस्ट। ये कब होता है? जब हृदय फूलेगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जब हृदय फूलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं?
बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और जब ब्लड बाहर चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? डायस्टोल। क्या बोलते हैं? डायस्टोल। समझ गए? ये सिस्टोल लिखा है, ये डायस्टोल लिखा हुआ है। यहाँ तक किसी कोई समस्या? अब बात आती है कि जब हार्ट में ब्लड भर जाता है, ठीक है ना, तब उसको भरने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 0.3 सेकेंड। ठीक है ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कर्व ड्रॉ होता है इसमें टाइम कितना लगता है? 0.3 सेकेंड्स। ठीक है। और जब ब्लड आता है हार्ट में तो उसमें साउंड कैसा आता है? लब का साउंड आता है। किसका? लब साउंड। लब ऐसे होता है कि नहीं जब भर जाएगा? ठीक है ना। कैसी आती है आवाज़? लब की। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि लब साउंड कौन से पार्ट से आता है बॉडी के, कौन से ऑर्गन से आता है? हार्ट से आता है, जब उसमें ब्लड फिल हो जाता है। और जब ब्लड चला जाएगा वहाँ से तब कैसा साउंड आता है? तब साउंड आता है डब का। क्या साउंड आता है? डब का। और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? डायस्टोल की प्रोसेस में इसमें लगते हैं 0.5 सेकेंड्स। ठीक है ना। तो एक पंपिंग में टोटल कितना टाइम लगता है? 0.3 प्लस 0.5, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल में या ब्लड आने के और जाने के टोटल एक साइकिल में कितना टाइम लगता है? तो 1 साइकिल टेक्स 0.5 प्लस 0.3, दैट मीन्स 0.8 सेकेंड्स। इतना टाइम लगता है। समझ रहे हो ना? एक पंपिंग में कितना टाइम लगता है हार्ट को? 0.8 सेकेंड। और इतनी देर में 70 से 80 ml ब्लड आता है और बाहर चला जाता है। ठीक है। अगर 0.8 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट होता है तो एक सेकंड में कितना होगा? 1/0.8। और 1 मिनट की अगर बात की जाए तो 60 सेकंड में कितना होगा? 1/0.8 इंटू 60। कट करो, कितना है? 75 चौको 300, मतलब 75। हाँ, कितना आएंगे? 75। कुल लगे 75 साइकिल आएंगे। लेकिन तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? कितने साइकिल होते हैं टोटल? 72। हृदय कितनी बार धड़कता है एक दिन? पता है ना। तो कितनी होती है बीटिंग रेट? 72 होती है एवरेज की? नहीं। तो भाई 72 क्यों होती है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब सिस्टोल और डायस्टोल का जो टाइम पीरियड होता है इसके तुरंत बाद, कुल मिला के एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद हार्ट थोड़ा सा रेस्ट करता है। हार्ट क्या करता है? रेस्ट कर, थोड़ा सा, बिल्कुल, मतलब ऐसे से चलता है, ऐसे से। हार्ट ऐसे से नहीं चलता हार्ट ऐसे से चलता है, ऐसे से। समझ रहे हो ना? ऐसे से। हाँ, तो ऐसे से चलता है जब वो, तो एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट होता है उसमें। और उसमें क्या होते हैं? 3 साइकिल वेस्ट हो जाते हैं। इतना टाइम लेता है बार बार 60 बार में कि उसमें क्या होते हैं? ये 3 साइकिल करने का जो टाइम पीरियड होता है वो वेस्ट हो जाता है, मतलब 2.4 सेकेंड टोटल वेस्ट हो जाते हैं। तो एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसको कोई समस्या नहीं है हार्ट से रिलेटेड, उसका हृदय एक बार में कितना धड़कता है? 1 मिनट में। इसीलिए उसका हृदय 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। इसको बोलते हैं बीट रेट, बोलते हैं ना हार्ट बीट। क्या बोलते हैं? हार्ट बीट या पल्स रेट। इसे क्या बोलते हैं? हार्ट बीट या पल्स रेट। बात समझ में आई कि नहीं? किसी कोई डाउट यहां तक? अच्छा, मेल के लिए 72 होता है, फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, फीमेल का कितनी होती है हार्ट बीट? एवरेज हार्ट बीट 80। कितनी होती? 80। जो बच्चे होते हैं, बच्चों में यह क्या होती? 90 प्लस होती। चाइल्ड में कितनी होती? हाँ, लेकिन जो इन्फेंट होते हैं, नया जन्मा वो बच्चा होता है, ठीक है ना, उसमें कितनी होती है? 140 प्लस होती। कितनी होती? तो देखा बच्चा सांस लेता, बहुत जल्दी सांस लेता, तो उसकी जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती? 140 प्लस, मतलब जस्ट डबल होती है मेल से। समझ रहे हो ना? धीमे 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 बच्चा क्या
डेवलप होता रहता है मेल में, होता रहता है कि नहीं, और थोड़ा सा डर वर अपने आप खत्म हो जाते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो इन्फेंट में 140 प्लस होती, चाइल्ड में 90 प्लस होती, फीमेल में 80 प्लस 80 होती, और मेल में कितनी होती है एवरेज 72 टाइम्स। यहाँ तक बात समझ में आई सभी की नहीं? अच्छा, हमने बताया कि जब हार्ट में ब्लड फिल होता है तो लब का साउंड आता है, और जब वो बाहर जाता है तो डब का साउंड आता है। तो हार्ट हमेशा साउंड क्रिएट करता रहता है, कौन सा? लब डब लब लब, लब लब नहीं, क्या लब डब, ये साउंड आता रहता है, ठीक है ना। मेरा समझ रहे हो कि नहीं? एक साइकिल में कितने कौन साउंड आते हैं? 2, लब डब ऐसे, ठीक है ना। अब मान लो कि किसी समस्या से या कोई परेशानी से, किसी पीड़ा से, किसी दुख से तुम्हारा दिल टूट जाए, समझ रहे हो कि नहीं? तो हार्ट से आवाज आती है क्या? मर मर। क्या आवाज आती? मर मर का साउंड आता है। तो ये मर मर का साउंड तुम्हारे दुखी होने से आता है, परेशान होने से, बहुत पीड़ा हो तो मन भी आदमी करता है कि मर ही जाओ, है ना, लेकिन मरना नहीं होता है ना, वो गलत है, लेकिन मर मर का साउंड आता है। किसी को डाउट यहाँ तक? ये मरमर का जो साउंड आता है ये किस वजह से आता है? ये तब आता है जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या हार्ट में कोई होल हो जाए, या जो सेप्टम वॉल्व है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसमें कोई होल हो जाए। तो हार्ट में अगर कोई भी, हार्ट में या सेप्टम वॉल्व में कोई भी होल हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो साउंड कैसा आता है? मर मर का। क्लियर होगी बात की नहीं? यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो बताओ भाई, मैं सभी समझ में आ रहा है? कुछ पूछना रह गया हो यहाँ तो बताओ जल्दी से, कुछ ना चीज़ समझ में आई हो। अपने हिसाब से लिख लोगे ना, नहीं लिख पाओगे। हृदय जब सिकुड़ता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। दैट मीन्स हृदय का सिकुड़ना। अच्छा, खास बात है, जब हृदय सिकुड़ेगा तो धमनियों में ब्लड जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? हृदय जब फूलेगा तो वहां से वेना कैवा से ब्लड उसमें फिल होगा आके। ये बात समझो, नहीं बात समझ में आई? यहाँ तक किसी कोई समस्या? तो हृदय का सिकुड़ना मतलब कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? धमनियों में ब्लड भर जाता है, ठीक है ना। और हृदय जब रिलीज मतलब नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, सॉरी फूल जाता है, फूल जाने को हम क्या बोलेंगे? रिलीज करता है हार्ट, ठीक है ना, रिलीज्ड पोजीशन में। इसको लोग क्या बोलते हैं? हृदय का फूलना, ठीक है ना। मेरा समझ रहे हो कि नहीं? इसमें क्या होता है? हार्ट में 70 to 80 ml ब्लड फिल हो जाता है। किसी कोई दिक्कत? एक चीज और, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो एक ह्यूमन हार्ट जो होता है हमारा, वो एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसा है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। कैसा है मानवी? तेज बोलो मानवी। बंद परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमेशा कौन सा करंट फ्लो होता है? एसी करंट फ्लो होता है। और इसी वजह से मान लो किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो डॉक्टर तुरंत ही वो देखे ना, 2 ईंटें लिए होते हैं, है ना, प्रेस लिए होते हैं, उसमें बीटा ब्लॉकर नाम का एक ड्रग लगाते हैं, व्यक्ति के हृदय पर रखते हैं, झटका देते हैं बिजली का ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में। काम कर गया तो कर गया, नहीं तो व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया। समझ गया कि नहीं? ये पॉइंट नहीं लिखा तो लिख लेना, ठीक है ना। तो हमेशा एसी करंट फ्लो होता है। अब पूछो कि बंद परिसंचरण तंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो बंधा हुआ है कुछ ऑर्गन्स में। कैसे? कि ये रहे हमारे लंग्स, लंग्स के बाद हार्ट हो गया, ठीक है, ये लंग्स हो गए, ये हार्ट, उसके बाद ऑर्गन,
आफ्टर दैट टिश्यू एंड फिर सेल। क्या होता है कि हार्ट से जब ब्लड शुद्ध होके मतलब अशुद्ध ब्लड जब पहुंचता है लंग्स में, तो लंग्स में ऐसे पहुंचता है। लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में फिर भेज देते हैं। बोलो, हार्ट उनको किसी बाकी ऑर्गन में भेजता है, लीवर में जाएगा, गल ब्लैडर में जाएगा, किडनी में जाएगा, हार्ट से तो जा रहा है। उसके बाद उन सभी के टिश्यूज में जाता है, या समझ रहे हो कि नहीं। उसके बाद सेल्स में पहुंचता है। सेल में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद जो ब्लड में ऑक्सीजन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। दैट मीन्स जो हमारा ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, तो उसको ऑक्सीजन की फिर से आवश्यकता पड़ेगी, और इसके लिए सेल से वापस टिश्यू में, टिश्यू से वापस ऑर्गन में, ऑर्गन से हार्ट में, हार्ट से फिर से लंग्स में शुद्ध होने के लिए पहुंचता है। तो ये संचरण हमेशा बंद रहता है ना, लंग्स से हार्ट, हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू सेल, फिर से वापस इसमें। तो इसी में प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं होती। ये थोड़ी ना हो सकता है कि हार्ट से लंग्स में ना जाके फिर से हार्ट से किसी और ऑर्गन में चला जाए, ऐसा नहीं होगा ना। कहाँ आएगा वापस ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, लंग्स में। यहाँ से ऑक्सीजन फिर से मिलेगी, फिर से हार्ट में पहुँचेगी। ठीक है ना, यहाँ तक किसी कोई समस्या, सभी समझ में आ रहा है। अच्छा, लंग्स से जो हार्ट तक शुद्ध रुधिर की वाहिका होती है, भाई लंग्स से हार्ट में जा रहा है तो शुद्ध रुधिर जा रहा होगा ना, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा ना लंग से हार्ट में, है ना। तो वो किस वाहिका के माध्यम से जाता है, किसके माध्यम से, पल्मोनरी वेन के कारण। वेन में अशुद्ध होता है वैसे, लेकिन यहाँ के केस में पल्मोनरी जो केस लगता है उसमें वेन्स में क्या होता है, शुद्ध। समझ रहे हो कि नहीं। तो पल्मोनरी वेन हार्ट से जुड़ी होती है और उसमें हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। और जो हार्ट से लंग्स में जुड़ी होती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, उसमें हमेशा क्या होता है, अशुद्ध रुधिर। मेरी बात समझ में आ गई सभी को, कोई समस्या तो नहीं आज तक, सभी लोग पढ़ लोगे, समझ लोगे, नोट कर लोगे इसको अच्छे सब। चलो नोट कर लो जल्दी से। यहाँ डाउट है ना, देखो ये जो हमने ऊपर बनाया ना, ये हमने वेव बनाई किसकी बताओ, करंट की बनाई ना, कि ब्लड भरने या निकलने की बनाई, करंट की बनाई ना। तो ध्यान रखना, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब सिकुड़ता है तो क्रेस्ट जनरेट होता है करंट का, पीक मतलब उच्च मान। समझ रहे हो कि नहीं। और जब हार्ट रिलीज की पोजीशन में आता है, समझ रहे हो, तो थ्रस्ट की जनरेशन होता है। इस प्रोसेस को बायोलॉजिकली सिस्टोल बोलते हैं और इसको डायस्टोल। यहाँ ये हृदय में रक्त नहीं भरा हुआ है कि ये ऊंचा हो गया तो उसमें रक्त भरा हुआ है तो फूला हुआ होगा, ऐसा नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस समय सिकुड़ा हुआ है। ये तो हमने वेव बनाई है अल्टरनेटिंग करंट की। किसकी वेव है, अल्टरनेटिंग करंट की। और किस तरह की फॉर्म है ये, इन वेव को क्या बोलते हैं, साइनूसॉइडल वेव्स। अभी बताया हमने कि नहीं, क्या बोलते हैं इन वेव को, साइनूसॉइडल वेव्स। लिख लेना मूर्खों। चलो नोट करो जल्दी से, सभी नोट कर लिया ना, यहाँ लिख लेना एक्सपेंशन या स्प्रेडिंग ऑफ हार्ट। अच्छा, तो देखो हमने बताया कि हार्ट में जब ब्लड आता है और जाता है, जो नॉर्मल जो प्रक्रिया होती है उसमें लब डब का साउंड आता है। तो हार्ट से एक साउंड हमेशा क्रिएट होता रहता है, तो उसको हम लब डब साउंड बोलेंगे। लेकिन किसी ऐसी स्थिति में जब तुम्हारा दिल टूट जाए, ठीक है ना, मतलब दिल में क्या हो, छेद हो जाए, या कोई भी समस्या हो किसी भी तरीके से, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई, होल हो गया सेप्टम वॉल में या हार्ट में कहीं पे भी, ठीक है ना, तो उस समय मर का साउंड आता है। ये बात सभी समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ समझो और, देखो हार्ट का जो एक बीट जो कंप्लीट होता है वो हमने बताया 0.8 सेकंड में होता है, और इस तरह से 75 साइकिल्स या 75 बीट्स कंप्लीट होते हैं, जिनको हम हार्ट बीट या पल्स रेट बोलते हैं, ठीक है ना। 3 साइकिल्स में जो लिया गया टाइम होता है वो विराम की स्थिति में कंप्लीट हो जाता है। मतलब हार्ट एक बार क्रेस्ट में जाता है, एक बार सिस्टोल होता है, एक बार डायस्टोल होता है, उसके बाद कुछ देर विराम होता है ना। तो 3 साइकिल में जितना टाइम जाएगा वो लगभग यहाँ पे 60 टाइम में वेस्ट हो जाता है। तो कुल मिला के 72 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हृदय की धड़कन कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है ना। तुमने देखा भी होगा कई ऐसी वॉच वगैरह आती हैं, है ना, मॉनिटर जो करती हैं हार्ट रेट को,
जिनको हम लोग रिस्ट बैंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें लिख के आएगा BPM, ठीक है ना। जैसे लिखा होगा तो मेजर करो, मान लो क्या आएगा 80 BPM, दैट मीन्स तुम्हारा हार्ट कितना बीप कर रहा है, 80 बीट्स पर मिनट। समझ रहे हो कि नहीं, 80 बीट्स पर मिनट। लेकिन अब वो कई बार करेक्ट भी नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन करेक्ट भी होता है, ठीक है ना। अब तो काफ़ी ठीक ठाक आने लगे हैं पहले से। अब ये जो टाइम 0.8 सेकेंड लिया जाता है एक साइकिल में, इसको रेगुलेट कौन करता है? दैट मीन्स जो 0.8 सेकेंड लग रहे हैं वो एक बीट में लग रहे हैं, है ना। मतलब जो पल्स रेट है, दैट मीन्स हार्ट बीट। इसी प्रकार रेस्पिरेटरी रेट, इन सब चीजों को नियंत्रित कौन करता है? इन सभी को नियंत्रित कौन करता है? ध्यान रखो, मस्तिष्क में एक पार्ट होता है, नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या नाम होता है? हाँ, ये इन चीज़ों को नियंत्रित करता है कि भाई तुम्हारी हार्ट रेट इतनी होगी, श्वसन दर इतनी होगी, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ रही सभी को? कोई दिक्कत है यहाँ तक? पढ़ लोगे, समझ लोगे? तो ये नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये होता कहाँ है? मस्तिष्क में। तो ध्यान रखो कि मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क बोले तो फोर ब्रेन, FOREBRAIN। जो मध्य का होता है उसको मिड ब्रेन बोलते हैं, और जो सबसे पीछे का होता है उसको बोलते हैं हम लोग हिंड ब्रेन, HIND। क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। इसके बाद जो फोर ब्रेन होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। सेरिब्रम अर्थात प्रमस्तिष्क, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, 3 पार्ट उसके भी होते हैं। जो सेरिब्रम पार्ट होता है वो मनुष्य की बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। कौन है उत्तरदायी? ह्यूमन के रीजनिंग पावर के लिए, उसकी बुद्धि के लिए, उसके IQ के लिए, सेरिब्रम पार्ट मस्तिष्क का, ठीक है ना। और ध्यान रखो, ये जो सेरिब्रम पार्ट होता है ये 2/3 मस्तिष्क को कवर कर लेता है। सेरिब्रम पार्ट जो होता है ये पूरे ब्रेन का 2/3 होता है। कितना होता है? 2/3। हालांकि जब पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, है ना, तो उसमें पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं थोड़ा सा। तो सेरिब्रम पार्ट 2/3 पार्ट कवर कर लेता है। सेरिब्रम किसके लिए उत्तरदायी है? किसके लिए उत्तरदायी है? बुद्धिमत्ता के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, IQ के लिए, ठीक है ना, रीजनिंग पावर के लिए। उसका जो थैलेमस पार्ट होता है वो ठंडे गर्म का, है ना, कि शरीर में किसी समस्या का, अगर हम तुम्हारे अभी एक थप्पड़ मारें गाल पे खींच के आके, तो एहसास कौन कराएगा तुम्हें इसका? थैलेमस पार्ट। और थैलेमस किसका पार्ट है? ब्रेन के फोर ब्रेन का। ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में भी 3 पार्ट, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस पार्ट यही एहसास कराता है। और जो भूख लगना है, शरीर से स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, इसको कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस पार्ट। समझ गया कि नहीं? इसके बाद जो पश्च मस्तिष्क होता है, दैट मीन्स हिंड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। हिंड ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। और दूसरा क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन कौन होते हैं? सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे हम बता दें, ठीक है, इसमें नोट कर लिया सभी नहीं लोग? किसी का रह तो नहीं गए? ठीक। तो इस तरह से कुछ मस्तिष्क होता है, ठीक है ना। इसमें ये पार्ट होता है और इस तरह से होता है मस्तिष्क, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, मस्तिष्क में इतना जो पार्ट होता है ना, ये तुम्हारा सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम। हालांकि जो ये ऊपर इतना मस्तिष्क है इसको हम बोलते हैं क्या? फोर ब्रेन, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग मिड ब्रेन। और ये दोनों पार्ट जो दिख रहे हैं ये किसका हिस्सा है? हिंड ब्रेन का। इसको अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के हमने कितने बार पता है? पार्ट 3, जिसमें सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है। उसके बाद तुम्हारा थैलेमस और दूसरा
हाइपोथैलेमस। अब मैं इसे रफ में लिख दे रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। इसका ये जो पार्ट देख रहे हो ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, सेरेबेलम। और ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा ही जरूरी है किसके लिए, हार्ट रेट को मेजर कर, मतलब हार्ट रेट को नियंत्रित करने के लिए, रेस्पिरेटरी रेट को, पल्स रेट को, ठीक है ना। मेरी बात समझाई सभी की नहीं, किसी कोई समस्या आप कर लोगे, नोट कर लो। तो सभी नोट कर लिया ना भाई, बात करना बंद करो, देखो नहीं हम आके थप्पड़ याद देंगे वहीं पे। देखो भाई, देखो अगली बात पढ़ते हैं हार्ट में हम लोग। अब हम पढ़ेंगे क्या, ब्लड प्रेशर। क्या पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर, अर्थात रक्तचाप या रक्त दबाव। तुमसे कोई पूछे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या होता है ब्लड प्रेशर, नपवाया क्या ब्लड प्रेशर, मेजर करवाया किसी ने, ब्लड प्रेशर जितना प्रेशर से हमारे शरीर में ब्लड अच्छा बताओ कि ये ब्लड में आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी। आरएच फैक्टर देखा है, प्लस माइनस भी होता है ग्रुप्स में, ए ग्रुप है तो ए पॉजिटिव, तो प्लस और माइनस जो होता है वो आरएच फैक्टर होता है। क्योंकि जब ब्लड को चढ़ाया गया किसी ऐसे व्यक्ति के जिसके ब्लड की कमी थी तो उसकी मृत्यु हो गई कई केस में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, जरा एक मिनट बंद करो, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमने कहा कि ब्लड में आरएच फैक्टर की खोज किसने की, तुम लोग जानते हो किसने की थी। अच्छा, ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, नहीं की थी क्या। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, रुधिर वर्ग के जन्मदाता कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने, एक और साइंटिस्ट बाद में आया वीनर, दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर। क्या नाम था, कार्ल, अरे चलो हम लिख नहीं रहे, बोल रहे हैं, ठीक है ना। इन लोगों ने एक बंदर था, बंदर का नाम क्या था, क्या नाम था, रेसस नाम का एक मंकी था, उस पर रुधिर वर्गों की खोज की। क्या नाम था बंदर का, रेसस। इसी प्रकार जो ब्लड प्रेशर सबसे पहले जो टेस्ट किया गया था वो घोड़े पर किया गया था, हॉर्स पे। किसने किया था, किसने किया था, वॉज फर्स्ट डन बाय, किसने किया था, स्टीफन हेल्स ने। कब किया था, 1733 में, ठीक है ना। और इनका सब्जेक्ट क्या था जिस पे इन्होंने किया था, किस पे किया था, हॉर्स पे। तो एक बार पूछ लिया जाता है किस पे किया था, हॉर्स पे। बात समझ रहे हो कि नहीं। और जो ब्लड टेस्ट किया गया था पहली बार वो किस पे किया गया था, रेसस नाम के एक बंदर पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब हम पूछ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ध्यान रखो कि जब हार्ट इस तरह से हार्ट होता है, ठीक है ना, तुमने देखा होगा इस तरह से आउटटैग लगी होती है, सबसे बड़ी होती है कि नहीं होती, बताओ। तो जब ब्लड पंप होता है और ये हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्या ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तुम्हें लग जरूर ऊपर रही है लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है ये, समझ रहे हो कि नहीं। ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये है एओर्टा, महाधमनी, और कनेक्टेड है डायरेक्ट इससे, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो शुद्ध रक्त होता है ये तुरंत एओर्टा के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है, सेल्स तक मतलब बेसिकली। ध्यान रखो कि जब यहाँ से ब्लड पंप किया जाता है, हार्ट कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, सिकुड़ता है, तभी तो दबाव पड़ेगा। तो क्या होता है, हार्ट के सिकुड़ने से दबाव किस पे पड़ता है, महाधमनी पे।
धमनियों से जहाँ दबाव होगा ना, सोचो ना, जैसे ब्लड पंप होगा, हार्ट ऐसे पंप होगा तो दबाव किसे पड़ेगा, जो पाइप लाइन है। तुम देखा होगा पाइप खाली ऐसे पड़ा रहे, ठीक है ना, जैसे समरसेबल तुम चलाते हो तो पानी एकदम से पाइप फूलता चला जाता है, टाइट हो जाता है, लेकिन उसमें मात्रा, लेकिन पाइप थोड़ा कम कर दो प्रेशर तो पाइप दबने लगेगा, लेकिन प्रेशर पूरी तरह खोल दो अगर तो उसमें बहुत ज़्यादा दबाव होता है। तो इसी प्रकार जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा में पहुंचता है और उसके बाद बाकी धमनियों में पहुंचता है, यहाँ पर प्रेशर लगता है ना, क्या लगता है, प्रेशर। तो इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। समझ रहे हो कि नहीं। तो हार्ट की पंपिंग के दौरान जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो उससे ब्लड शरीर के अन्य अंगों में फ्लो होता है, किसके माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से। तो उस समय धमनियों पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है ना। तो प्रेशर ऑन आर्टरीज इज कॉल्ड, ऐसे लिख लो, पूरा लिख लेना, ठीक है ना, हिंदी लिख लेना अपना। जो हृदय के सिकुड़ने से धमनियों पर रक्त का दबाव पड़ता है उसे रक्तचाप या रक्त दबाव कहते हैं, ब्लड प्रेशर। अब क्या होता है, तुम ब्लड प्रेशर मेजर भी करवाते हो, कई बार क्या होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घट जाता है। तो ब्लड प्रेशर मेजर किससे किया जाता है, गुड, किससे किया जाता है, स्फिग्नो मैनोमीटर से। एक डिवाइस होती है ना, देखा हो तुमने, डॉक्टर के पास रखी होती है, उसमें एक बॉक्स होता है, उसे लंबा कर देते हैं, उसको खड़ा कर देते हैं, तो डिवाइस क्या बोलते हैं, स्फिग्नो मैनोमीटर। तो तुमने देखा होगा स्फिग्नो मैनोमीटर में एक कुछ तरल भरा होता है, वो तरल नहीं होता, एक बेसिकली वो मेटल होता है, एक ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है। और कौन होता है ऐसा मेटल, पारा, मरकरी होता है कि नहीं। तो ध्यान रखना उसमें पारा भरा होता है, Hg, मतलब पारा या मरकरी, क्या भरा होता है, मरकरी या पारा। तो ये पारे का जो दबाव होता है, इसके बिहाफ पे ब्लड के प्रेशर को मेजर किया जाता है, ठीक है ना। और तुम देखो हर चीज का भी जो दबाव हम मेजर करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं, पारे के दबाव पे, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, ठीक है ना। इसीलिए अगर हम वायुमंडल का दबाव देख रहे हैं 760 mmHg, तो पारे के दबाव के हिसाब से देखते हैं ना। ऐसे ही हम इसका भी देखते हैं कि इसका दबाव कितना है, ब्लड का। तो ब्लड में सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल एक प्रेशर होता है ब्लड का, वो कितना होता है, 120/80, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम। तो मैक्सिमम अगर 120 है ब्लड प्रेशर और मिनिमम अगर 80 है, कितना, 120 mm ऑफ Hg, तो पारे के दबाव से 120 mm है अगर तो मैक्सिमम है, और 80 है तो मिनिमम है। इससे अगर डिसबैलेंस होता है तो समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा नमक का सेवन कर लिया तो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, अर्थात हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ब्लड का जो दबाव होता है वो 140 हो जाता है मैक्सिमम, और मिनिमम वाला भी इतना बढ़ जाता है, देखो 90 मिनिमम वाला ही पहुंच जाता है। समझ रहे हो, बस इतना ही लिखेंगे हम। और दूसरी बात, जब लो ब्लड प्रेशर हो जाए, नमक खाते ही नहीं हो बिल्कुल भी, या कोई समस्या हो गई, ब्लड में प्रेशर है नहीं बिल्कुल, खून का उबाले खत्म हो गया है शरीर से, है, तो उसको बोलते हैं क्या, हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर। ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर कितना होता है, कितना होता है, 90/60, मैक्सिमम 90 रह जाता है, मिनिमम कितना हो जाता है, 60। तो इसी स्थिति क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर में जब तुम्हें समस्या हो जाए या किसी को हो जाए तो डॉक्टर तुरंत सलाह देगा नमक खाना कम कर दो, ठीक है ना, मेरा समझ रहे हो कि नहीं। और अगर लो ब्लड प्रेशर है तो कहेगा नमक खाना कम कर दो। ऐसा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है, क्योंकि नमक क्या होता है, एक क्षार, नमक क्या होता है, क्षार, बेस होता है ना, ध्यान रखो। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो नमक बंद करना, तो नमक खाना पड़ेगा,
नहीं खाना पड़ेगा। अरे तो जब हाई ब्लड प्रेशर होता है नमक खाती है वो, पी लेती है ना जब हाई ब्लड प्रेशर होता है। वही तो हम कह रहे हैं, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मेरी बात सुनो, अच्छा हमें कहने दो, तुम लोग कंफ्यूज करवा दो। हाई में सुनो तो, वही तो कह रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, नमक नहीं खाया जाता है, और लो ब्लड प्रेशर में नमक खाया जाता है, जिससे ब्लड का प्रेशर बनाया जा सके, ठीक है ना। क्योंकि ब्लड भी क्या होता है, एक बेसिक लिक्विड होता है, क्षारीय होता है, तो ज़्यादा क्षार मिलेगा तो और क्षारीय होगा तो सही हो जाता है, ठीक है ना। तो हाई ब्लड प्रेशर में नमक खाना पड़ेगा, लो ब्लड प्रेशर में नमक नहीं खाना पड़ेगा। हाई में नहीं खाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो हाई में क्या होगा? पहले हमने जो बताया तो सही था, ठीक है ना, कुल मिला के, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर में नमक नहीं खाना है और लो ब्लड प्रेशर में नमक खाना है, यही बताया था पहली बार में, तो ठीक है, ध्यान रखो, सही है वो। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, तो ये हमने क्यों छोड़ दिया था यहाँ पे? क्योंकि जो हमारा मेडुला ऑब्लिगेटा होता है ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। किसको? ब्लड प्रेशर को। लिख लेना। मेरी बात समझ में आई सभी को कि नहीं? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। समझ गया कि नहीं? ये चार चीज़ें कौन रेगुलेट करेगा? मेडुला ऑब्लिगेटा। ये ध्यान रखना, ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। और सुनो मेरी बात, इसके बाद हमें लिखाना है कि कौन से कशेरुकी के पास कितने अलिंद्र और कितने निलय होते हैं। दैट मीन्स हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। जैसे ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं 4 कक्ष, 2 अलिंद और 2 निलय। ऐसे जो मछलियां हैं उनमें कितने होते हैं? 2 होते हैं प्रकोष्ठ, 1 अलिंद और दूसरा निलय। समझ रहे हो कि नहीं? यही बताना है हमें फिलहाल के लिए। लेकिन अच्छा बताओ कि अगर हम नीली वेल की बात कर दें, ब्लू वेल की, तो उसके कितने होंगे? 4। क्यों? क्योंकि वो एक स्तनधारी है, ठीक है ना। मैमल्स के कितने होते हैं? 4। ह्यूमन भी तक मैमल है स्तनधारी, इसलिए 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। लेकिन और क्या बोलते हैं, ब्लू वेल के भी कितने होंगे? इसीलिए क्योंकि वो भी एक मैमल है, पानी में तो रहती है, मछली भी है एक प्रकार की, लेकिन साथ साथ वो क्या है, एक स्तनधारी है। तो ध्यान रखना, नीली वेल की गणना स्तनधारियों में होती है, ना कि मछलियों में, और इसीलिए उसके हृदय में कितने होते हैं? 4। इसके बाद हम बात करें उभयचरों की, तो उभयचरों के 3 होते हैं। उभयचरों कितने होते हैं? 3। क्या क्या? अच्छा चलो इसको लिख लो पहले। पक्षियों में भी 4 ही होते हैं, जैसे देखो एक चीज़ और ध्यान रखो कि किसी को क्वेश्चन पूछना है, तुम लोगों ने देखा होगा कि जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो ब्लड प्रेशर मेजर करवाने के लिए, तो वो यहाँ पे हाथ पे बांध देते हैं वो, और उसके बाद पंप से फुस 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 करते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो हाथ पे ही क्यों बांधते हैं? हाथ पे ही क्यों बांधते हैं, पता है? किसी को बताना चाहेगा? हैं? किसी को पता है हाथ पे? गले पे क्यों नहीं बांधते हैं? बेवकूफ़ हो तुम, क्योंकि हार्ट होता है इस तरफ, और हार्ट से जस्ट जुड़ी हुई होती है कौन सी? रेडियल आर्टरी। क्या नाम होता है? रेडियल आर्टरी। एक आर्टरी होती है, नाम होता है क्या? रेडियल आर्टरी। ये हाथ से जुड़ी होती जस्ट हार्ट से, और उसके बाद इस हाथ से आती, यहाँ पड़ी होती, और इसी वजह से यहाँ पे उसको लगाया जाता है, क्योंकि सबसे पास होती है हार्ट के, तो जो प्रेशर फील होगा वो यहीं फील हो जाएगा। हृदय तो लगा नहीं सकते हैं भाई, तो कहाँ लगाते हैं? उस रेडियल आर्टरी पे लगाते हैं, ठीक है ना। तो इस पे बांधी जाती है। अगर सोचो गले पे अगर बांध दें किसी के, और मान लो तुमने देखा होगा कि वो कपड़ा टाइट होने लगता है, गले पे टाइट हो जाएगा तो दम घुटने की समस्या हो सकती है ना। हैं? कपड़ा नहीं होता और कुछ होता है। कपड़ा होता है। अरे जो बांधते हैं, क्या बोलते हैं, पट्टी वो होती है कि नहीं होती? अब बताइए, कपड़े पे हमसे बहस कर रही है, कोई कपड़ा होता है, पट्टी होती है, यार इतनी तो कॉमन सेंस की बात है, पूछी क्यों रही है? ठीक है ना। तो रेडियल आर्टरी पे बांधा जाता है, और वो लेफ्ट हैंड से हार्ट से जस्ट जुड़ी हुई होती है, तो प्रेशर यहाँ पे सबसे अच्छा मेजर किया जा सकता है, इसलिए हाथ पे बांधा जाता है। गले पे बांधेंगे तो जैसे वो पंप करेगा उसको प्रेशर बढ़ाने के लिए मसल्स पे, तुरंत तुरंत क्या होगा, तुम्हारे गले की नसें सारी जकड़ जाएंगी और तुम खत्म ही हो जाओगे, ना रहेगा प्रेशर, ब्लड ना रहेगा, प्रेशर, ठीक है ना।
मेरी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ अच्छा, और कुछ पूछना तुम लोग को? हम कुछ बताने लेते भूल गए, कुछ कह रहे थे हम? कुछ तो हाँ, बस यही पॉइंट बचा तो इसको लिख लो, ठीक है ना। तो हाथ पे रेडियल आर्टरी होती है, उसमें उसको बांधा जाता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड में जो रेडियल आर्टरी होती है वो हार्ट से सबसे पहले जुड़ी होती है, ठीक है ना। आयोटा का ही पार्ट होती है, आयोटा से निकलती है डायरेक्ट, इसीलिए उस पर बांधते हैं। बाकी डिवाइस का नाम ध्यान रखना, स्फिग्नोमैनोमीटर, पारे का यूज़ करते हैं उसमें। और क्या रह गया? कुछ रह गया, अच्छा चलो खैर, अब हम चैम्बर्स और पढ़ लेंगे, कौन से जीव में कितने चैम्बर्स होते हैं, उसका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कहना कितनी देर का हो गया अभी? 38 मिनट का। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग इसको तैयार कर लेना, फिर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 1 घंटे क्लास हो गई, अगले इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, मिलते हैं फिर।